आज सबसे पहले आपसे एक सवाल, क्या आप इस साल नए साल की पार्टी में जाने के बारे में सोच रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस साल पार्टी में आपको कोविड जरूर मिलेगा। इसलिए अब आपको यह तय करना है कि आप नए साल की शुरुआत कोविड के साथ करना चाहते हैं या सुख और शांति के साथ करना चाहते हैं। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 24 घंटों में भारत और पूरी दुनिया में कोविड के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हम तीसरी लहर की तरफ बढ़ रहे हैं और 2 साल बाद भी दुनिया के पास लॉकडाउन के अलावा आज भी कोविड का कोई इलाज नहीं है। आज हम आपको कोविड की नई चुनौती के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार करेंगे। पिछले 2 सालों में आप भी कोविड से बहुत थक चुके होंगे। पहले लॉकडाउन, फिर कोविड की वैक्सीन का इंतजार, जब वैक्सीन आ गई तो अपनी बारी का इंतजार, फिर दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद अब लोग कह रहे हैं कि बूस्टर डोज लगवाओ। अब बूस्टर डोज भी लगवा लिया तो अब यह पता चल रहा है कि बूस्टर डोज लगवाने पर उसके बाद कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर यह बूस्टर डोज भी प्रभावी नहीं है। तो आखिर यह सिलसिला फिर कहां जाकर खत्म होगा? और इसी तरह पूरी दुनिया इसी इंतजार में अब थकने लगी है। आज हम इस सवाल का जवाब आपके साथ मिलकर ढूंढेंगे कि 2021 में हमने क्या सीखा और अब आपको वर्ष 2022 में यानी नए साल में क्या सोच लेकर नए साल में प्रवेश करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम आपको चीन से आई ये तस्वीरें दिखाते हैं जहां कोविड के नियमों का उल्लंघन करने पर 4 लोगों को ऐसी सजा दी गई जिसे वो शायद जिंदगी भर याद रखेंगे। नियम तोड़ने पर इन लोगों को कोरोना से बचाने वाली पीपीई किट पहनाई गई और इसके बाद पूरे शहर में उन्हें इस तरह से घुमाया गया जैसे उनका जुलूस निकाला जा रहा हो, ताकि बाकी के लोग भी इन्हें देखकर यह समझ जाएं कि अगर उन्होंने कोरोना के नियमों को तोड़ा तो उनका भी यही हाल होगा। चीन कोरोना को रोकने के लिए अपने कई बड़े बड़े शहरों में लॉकडाउन लगा चुका है, बड़े पैमाने पर लोगों की टेस्टिंग करके देख चुका है, विदेशी यात्राओं पर कड़े प्रतिबंध लगा चुका है और वैक्सीन की 267 करोड़ डोज भी चीन लगा चुका है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन की डोज चीन में लगी है। लेकिन यह सब करने के बाद भी जब वो कोविड को रोक नहीं पाया तो उसने इस महामारी पर नियंत्रण के लिए अब यह नया तरीका अपनाया है। अब दुनिया में इस बात की बहस हो रही है, इस बात पर कि क्या लोगों को इस तरह सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करके, उनका अपमान करके, ऐसी सजा देकर क्या कोरोना को रोका जा सकता है? यह सब करके क्या कोरोना रुकेगा? चीन में इस तरह की यह कोई पहली घटना नहीं है और शायद यह आखिरी भी नहीं होगी। लेकिन चीन की चिंता को आप इसी बात से समझिए कि इस समय दुनिया में कोरोना का जबरदस्त विस्फोट हो चुका है और 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में कोविड के 5,12,000 मामले सामने आए थे। लेकिन 29 दिसंबर को ये मामले 3 गुना बढ़कर लगभग 17.5 लाख हो चुके हैं। यानी 3 दिन में ही कहां से कहां स्थिति पहुंच गई है। भारत में भी पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामले 40% तक बढ़ गए हैं। 34 दिनों के बाद पहली बार एक दिन में हमारे देश में 10,000 से ज्यादा लोग कोविड से संक्रमित हुए हैं। 25 दिसंबर को भारत में लगभग 7,000 मामले मिले थे और 4 दिन के बाद ही 29 दिसंबर को यह संख्या 13,000 तक पहुंच गई है। इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि भारत में कोविड का विस्फोट आने वाले दिनों में हो सकता है, यह संभव है। इस वक्त देश में 14 शहर ऐसे हैं जहां कोविड के मामले 2 से 3 गुना रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में नए मरीजों की संख्या पहले से 86% और मुंबई में 82% तक बढ़ चुकी है। इन दोनों ही जगहों पर, दोनों ही शहरों में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले हैं। इसलिए हो सकता है कि नए मामलों की जड़ में कोरोना का यह नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ही हो। भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला 2 दिसंबर को मिला था और आज 28 दिन हो चुके हैं।
इन 28 दिनों में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 2 से 961 हो चुकी है। हालांकि वास्तविक आंकड़े इससे कहीं ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन के मामलों का पता तभी चल पाता है जब मरीजों के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। यानी आरटी-पीसीआर टेस्ट ये बताने में सक्षम नहीं है कि कोई व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित हुआ है या नहीं। इसलिए इन आंकड़ों से ऐसा लगता है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर शायद ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि क्या यह तीसरी लहर भी वैसी ही होगी जैसी दूसरी लहर थी या जैसी पहली लहर थी? क्या ये उतनी ही खतरनाक होगी? इसलिए आपको पहले ही बता देते हैं, ये उतनी खतरनाक नहीं होगी और आपको इसमें डरने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आंकड़े आपके सामने होने चाहिए, स्थिति आपके सामने सही सही रखी जानी चाहिए ताकि आप सावधानी बरत सकें। भारत में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाले एक स्टडी ग्रुप कैम्ब्रिज ट्रैकर ने यह कहा है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत दिसंबर के आखिरी हफ्ते से होगी, यानी इसी हफ्ते से, क्योंकि यही दिसंबर का आखिरी हफ्ता है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं यह लहर शुरू हो चुकी है और नए मामले 34 दिन बाद 10,000 के पार चले गए हैं। हालांकि इस स्टडी ग्रुप ने यह भी कहा कि तीसरी लहर ज्यादा लंबी नहीं होगी, यह जनवरी के अंत तक या फिर फरवरी के पहले हफ्ते में समाप्त हो जाएगी। इसी तरह आईआईटी कानपुर का अनुमान है कि भारत में तीसरी लहर की जो पीक है वो फरवरी के पहले हफ्ते में आएगी और इस दौरान हर दिन अधिकतम 1 से 2 लाख नए मामले आ सकते हैं। हालांकि आईआईटी कानपुर का भी ये अनुमान भी है कि भारत में तीसरी लहर 1 से 1.5 महीने तक ही रहेगी। इससे पहले दूसरी लहर लगभग 3 से 4 महीने तक चली थी, आप सबको याद होगा। इसके अलावा WHO ने भी कहा है कि कोरोना का ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट दोनों मिलकर दुनिया में कोविड के नए मामलों की एक नई सुनामी ला सकते हैं। Right now, Delta and Omicron are twin threats that are driving up cases to record numbers, which again is leading to spikes in hospitalizations and deaths. I'm highly concerned that Omicron, being more transmissible, circulating at the same time as Delta, is leading to a tsunami of cases. तो WHO के जो चीफ हैं वो ये कह रहे हैं कि कोविड की सुनामी आ सकती है दुनिया में आने वाले दिनों में। भारत में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर यह अनुमान सही भी हो सकते हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में भी ऐसा ही हुआ था। दुनिया में ओमिक्रॉन का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में 24 नवंबर को मिला था। इसके बाद वहां 12 दिसंबर से हर दिन 30,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित होने लगे, लेकिन अब वहां पर सिर्फ लगभग 4,000 मामले ही मिल रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि ओमिक्रॉन की लहर खतरनाक है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं रहेगी। दूसरी बात, अब तक जिन भी देशों में ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं वहां संक्रमण तो जरूर फैला है, लेकिन यह वायरस मरीजों के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित नहीं हुआ। अकेले दक्षिण अफ्रीका में ही 1,000 मरीजों में से केवल 58 को ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तो यह आपको याद रखना होगा, 1,000 में से 58 लोगों को ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, बाकी सब लोग घर में ही ठीक हो गए। शुरुआत में जब कोरोना आया था उस समय 30% मामलों में मरीजों को अस्पताल के आईसीयू में भर्ती होना पड़ता था, लेकिन ओमिक्रॉन में यह आंकड़ा 30% से घटकर सिर्फ 13% हो गया है। और इसे आप कुछ और उदाहरणों से समझ सकते हैं। अमेरिका में 14 दिसंबर को 1,16,000 नए मामले मिले थे, लेकिन 29 दिसंबर को वहां नए मामलों की संख्या बढ़कर 4,88,000 हो गई। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि जिस तरह कोरोना के मामले वहां पिछले 15 दिनों में 4 गुना बढ़ गए, उस हिसाब से वहां जो मौत हो रही हैं वो घट गई हैं। लोग मर नहीं रहे हैं। पहले हर 300 लोगों में वहां लगभग 4 लोगों की मौत हो रही थी और अब प्रत्येक 300 लोगों में केवल 1 व्यक्ति की मौत हो रही है। इससे यह पता चलता है कि ओमिक्रॉन कोरोना का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट तो है, लेकिन आपके शरीर के लिए यह ज्यादा खतरनाक नहीं है। यह आपकी जान नहीं लेगा और ना ही आपको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ेगी ज्यादातर मामलों में। इसे आप ब्रिटेन की स्थिति से भी समझ सकते हैं। वहां भी पिछले 15 दिनों में कोरोना के प्रतिदिन मामले 4 गुना तक बढ़ गए हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या आधी रह गई है। यानी जब 60,000 केस आ रहे थे तब 150 लोगों की हर दिन मौत हो रही थी, और अब जब 2 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं हर रोज, अब हर दिन मौत का आंकड़ा 68 है। इससे स्पष्ट है
कि इस नई लहर में केस तो सुनामी की तरह आएंगे, लेकिन इस सुनामी की लहरें आपके लिए ज्यादा खतरनाक नहीं होंगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट की दो बातें सबसे ज्यादा चिंताजनक हैं। एक तो यह कि यह वेरिएंट कई गुना ज्यादा रफ्तार से फैलता है। इसकी फैलने की जो रफ्तार है वो बहुत तेज है, और जब मामले अचानक से बढ़ते हैं तो लोगों में अफरा तफरी और डर की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे सरकारें आर्थिक पाबंदियां लागू करने के बारे में मजबूर हो जाती हैं, सोचने लगती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब दुनिया भर की जो सरकारें होती हैं, जैसे ही मामले बढ़ते हैं वो सबसे पहले लॉकडाउन लगाना शुरू करते हैं, सब चीज़ों को बंद करना शुरू करते हैं। स्कूल कॉलेज बंद कर देते हैं, दफ्तर बंद करते हैं, बाजार, मॉल्स, सिनेमा हॉल, जिम सब बंद कर देते हैं, सारी रेस्ट्रिक्शंस दोबारा लगा देते हैं, और दुनिया भर की सरकारें इसी तरह से रिएक्ट कर रही हैं। दूसरी बात, यह वैक्सीन के कवच को भी भेद सकता है। यह खतरनाक बात है, जिसकी वजह से कई देशों में वैक्सीन की दोनों डोज और यहां तक कि बूस्टर डोज लगाने के बाद भी अब यह वेरिएंट फैल रहा है, और इसकी वजह से अब दुनिया भर के जो देश हैं वो बूस्टर डोज लगाने का काम शुरू कर चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो देश हैं वो अब कह रहे हैं कि 2 वैक्सीन लगाने के बाद अब अपने नागरिकों को तीसरी डोज यानी बूस्टर डोज लगानी पड़ेगी, और यह काम शुरू हो गया है। इन देशों में इजराइल है, जर्मनी है, और ब्रिटेन में भी चौथी बूस्टर डोज लगाने पर अब विचार हो रहा है। यानी आप सोचिए, पहले तो 2 वैक्सीन लगवाई, फिर एक बूस्टर लगवाई, और अब कुछ अमीर देश तो ये बात कर रहे हैं कि इसके बाद एक और बूस्टर लगवाइए। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हर दिन लाखों मामले ऐसे ही आने लगे तो पैनिक बढ़ेगा, पैनिक के साथ अस्पतालों और डॉक्टरों पर दबाव भी बढ़ेगा। इसलिए आपको हर समय मास्क जरूर लगाकर रखना है, और यह याद रखना है कि अगर आप किसी पार्टी में गए तो कोरोना आपको वहीं पर मिलेगा, और अगर आप संक्रमित हो गए तो फिर आपकी मुश्किलें कम तो बिल्कुल नहीं होने वाली। नए साल की शुरुआत आप इसी संक्रमण के साथ करेंगे, यानी आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आपको सावधान रहने की जरूरत है। फिर से आपसे कह रहे हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधान तो रहना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प आपके पास नहीं है। हालांकि संकट में भारत जैसे देशों के लिए चुनौती बाकी देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है और हमारे यहाँ संसाधन कम है, और जब ऐसा होता है तो फिर हमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां मेट्रो और सरकारी बसों को अब 50% क्षमता के साथ चलाया जा रहा है। यानी मेट्रो में भी और बसों में भी अब आधी सीटें ही भर पाएंगी, आधी खाली रहेंगी। लेकिन इसकी वजह से अब लोगों को परेशानी हो रही है, और हर व्यक्ति सबसे पहली बस में और मेट्रो में चढ़ना चाहता है। इसकी वजह से लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें दफ्तर और काम पर जाने के लिए बसों और मेट्रो में जगह नहीं मिल पा रही। और अब ऐसा आप समझ लीजिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसी स्थिति हो गई है। अब ये लंबी लंबी लाइनें आप देखिए, हमारे ये दिल्ली की लाइन है, और ये लाइनें मेट्रो में जाने के लिए लगी हुई हैं। ये मेट्रो स्टेशन के बाहर की लाइन है इस समय। ये है कोविड का असर। इस पर हमने आज आपके लिए पूरी दुनिया से एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, जो आपको कोविड के खतरों से सावधान करेगी। आपको समझ में आएगा कि भारत और दुनिया के तमाम देश अब इस नई स्थिति से कैसे सामना कर रहे हैं, और दुनिया भर के जो लोग हैं वो कैसे परेशान हो रहे हैं। लेट हो रहे, हॉस्पिटल जाना था। हॉस्पिटल जाना था? हाँ। कितने देर से लाइन पे लगी हुई हैं आप लोग? आधा घंटा हो गया। मैं तो 1 घंटे से लाइन में लगा हूँ। 1 घंटे से लाइन? 1 घंटे से जी। आपकी बारी नहीं आई है? नहीं सर, अभी तक नहीं आई है। मेट्रो में लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए। सारी दिक्कत हो रही है, बस में भी 20 से ज़्यादा नहीं बिठा रहे, मेट्रो में भी अब बहुत परेशानी हो रही है। ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, बहुत दिक्कत। 20 मिनट्स के रूट के लिए हम 1 आवर से लाइन में लगे हुए हैं। या तो ये इनको पहले ही बता देना चाहिए कि आपको इतना टाइम लगेगा। अगर किसी को कोई ज़रूरत हो, अगर जैसे अगर मेरा इंटरव्यू होगा तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। ये पूरा टोटली टाइम ऑफ वेस्ट है और कुछ नहीं है। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस बिल्कुल जनता को मार रही है। ये देखो किस तरीके
बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को, सारे स्टैंड भरे पड़े हैं, सवारियों को बसें नहीं मिल रही हैं। बसें तो अपने टाइम पे चल रही हैं, लेकिन सवारी कम बिठाने की वजह से स्टैंडों पर सवारियां खड़ी हुई हैं। किन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं आप लोग? जैसे सवारी को ज़्यादा जड़ से सवारी ज़्यादा ना हो, और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का, और कुछ ज़्यादा धक्का मुक्की ना हो, किसी चोट ना लगे। काफ़ी समय लग रहा है, कल से 45 मिनट तक मैं खड़ा था, तब तो मुझे जगह मिला बस बैठने की। लगभग 1.5 से 2 घंटे हो गए हमें खड़े हुए। काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। ये एकदम से अचानक से 50% करना ये गलत है। सीटिंग प्लान तो होना चाहिए ना, सभी को एक साथ बंद करने से बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। Lots of extra stress. My brother had COVID over the holidays. We saw him a week before, so we were stressed to see elderly family members. We took extra precautions during our holiday time, which this year we were hoping we wouldn't have to do. So it's very stressful. Family time, it's time that you want to spend with your loved ones, and it's often times like that that we get to think through the real priorities, and the real priorities are that you want to protect yourself and you want to protect your loved ones. So if you haven't had that opportunity to make your mind up before, we want you to know that we're here today, tomorrow and throughout the rest of the months for you to come in and get vaccinated. Pues hacerme una prueba de antígenos de cara a estos días, porque tengo un familiar, un nieto exactamente, y una nieta que lo tienen, anda positivo, y bueno, de cara a juntarnos. दुनिया भर में अगर आप देख लें तो तस्वीरें एक जैसी हैं, लोगों की परेशानियां एक जैसी हैं, लोगों के मन में जो डर हैं वो भी एक जैसे हैं, और लोग जो लापरवाहियां कर रहे हैं वो भी बिल्कुल एक जैसी हैं। और दिल्ली जैसी स्थिति में जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, दिल्ली में तो स्थिति ये हो गई है कि लाठी चार्ज तक करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग अपने काम पर भी जाना चाहते हैं, अपना रोजगार भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि आखिरकार कोविड कब तक, कोविड तो कई वर्षों तक रहेगा, तो रोजगार कैसे छोड़ दें, काम कैसे छोड़ दें रोजमर्रा के। इसलिए जाना तो है, लेकिन बसों में जगह नहीं है, मेट्रो में जगह नहीं है, और अब हर रोज अपने दफ्तर तक जाना या किसी भी काम पर बाहर निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। और समस्या यह है कि दुनिया भर की जो सरकारें हैं वो आज भी कोविड को लेकर एक ही सॉल्यूशन सामने रखती हैं, और वो ये कि सब बंद कर दो, लॉकडाउन कर दो। दुनिया के बहुत सारे देशों ने अब ये मान लिया है कि जितना जरूरी लोगों की जान बचाना है, उतनी ही जरूरी अर्थव्यवस्था को भी पाबंदियों से बचाकर रखना है, जो कि अच्छी बात है। हालांकि वो पिछले 2 साल में कोविड से लड़ने के लिए लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा उपाय सोच नहीं पाए। तो आप याद कर लीजिए, जब कोविड आया था तब भी हमने यही सोचा कि लॉकडाउन कर देते हैं, और आज 2 साल बाद भी सरकारें यही सोचती हैं कि सब बंद कर देते हैं, लॉकडाउन कर देते हैं। और लॉकडाउन जब होता है तो समस्या आम आदमी को सबसे ज्यादा होती है। सोचिए, इन 2 वर्षों में वैक्सीन आ गई, बूस्टर डोज भी आ गई, कई दवाइयां विकसित हो गई, कोविड पर नई नई स्टडीज आ गई, लेकिन कोविड के खिलाफ लड़ाई के जो हथियार हैं वो अभी वैसे के वैसे ही हैं, हथियार नहीं बदले, तरीका अब भी वही पुराना है। अब भी जब अचानक से कोरोना के मामले बढ़ने लगते हैं तो लॉकडाउन और दूसरी आर्थिक पाबंदियां ही आखिरी विकल्प के तौर पर दिखाई देती हैं। इससे यह पता चलता है कि पिछले 2 वर्षों में दुनिया कोविड के खिलाफ रेस्पॉन्स के नए तरीकों को विकसित नहीं कर पाई है, जो कि पूरी दुनिया की और दुनिया की जो लीडरशिप है, अलग अलग देशों की जो लीडरशिप है, उसकी ये एक बहुत बड़ी नाकामी है। हालांकि कुछ देशों ने इसकी शुरुआत करने की कोशिश जरूर की है। जब कोरोना आया था तब क्वारंटीन 14 दिनों का हुआ करता था।
बाद में ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने इसे 10 दिन का कर दिया, यानी 4 दिन कम कर दिए, और अमेरिका ने तो इसे अब घटाकर केवल 5 दिन कर दिया है। तो अमेरिका में अब जो क्वारंटीन का पीरियड है वो 5 दिन का है। इसके अलावा ब्रिटेन, इटली और फ्रांस में क्वारंटीन की अवधि पहले ही 7 दिन की जा चुकी है, और अब ये कभी भी अमेरिका की तरह ही 5 दिन हो सकती है, यानी 14 दिन से अब क्वारंटीन 5 दिन का हो गया है। यहां आपको यह बात भी समझनी है कि अब कोविड को 2 साल हो चुके हैं, और अब ज्यादातर देश ये मानकर अपनी अर्थव्यवस्था को बचा रहे हैं कि लोग इस बीमारी को जान चुके हैं और जिम्मेदार बन गए हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि अब सरकारें ये काम आपके लिए नहीं करेंगी, आपको अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। 2 साल पहले जब कोविड आया था तब ना तो इसकी कोई दवाई थी, ना ही इस बीमारी के बारे में किसी को भी कुछ पता था, क्योंकि कोई रिसर्च था ही नहीं इसके बारे में, और वैक्सीन के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी कि वैक्सीन कब तक बनेगी। हालांकि जब लॉकडाउन लगाया गया तो कहा गया कि जैसे ही वैक्सीन आएगी सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। और आप भी याद कीजिए, जब आप सब लोग लॉकडाउन में अपने अपने घरों में बंद थे तो ऐसी उम्मीद लगाकर हम बैठे थे कि बस एक दिन वैक्सीन आ जाए और वैक्सीन आते ही हम सब सुरक्षित हो जाएंगे। हमने लंबा इंतजार किया, वैक्सीन कब आएगी। फिर अचानक एक दिन खुशखबरी आई कि वैक्सीन बन चुकी है। इसके बाद जब 1 साल के अंदर वैक्सीन भी आ गई तो यह कहा गया कि जब तक सभी लोग 2 बार वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तब तक महामारी नहीं जाएगी। 1 नहीं 2 डोज लगवानी पड़ेंगी। दूसरी लहर में जब मृत्यु काल चल रहा था तब ऐसे लोगों ने भी वैक्सीन लगवा ली, और सब लोगों ने यह सोचा कि हम 1 नहीं दोनों वैक्सीन लगवा लेते हैं। जब करोड़ों लोग ये सोच रहे थे कि वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, ऐसे में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया जो वैक्सीन के कवच को भी अब तोड़ सकता है, और बूस्टर डोज भी अब इस पर प्रभावी नहीं है। यानी कुल मिलाकर देखें तो ये एक ऐसी लड़ाई है जिसका अंत अब भी दूर दूर तक नजर नहीं आता। इसलिए आपको सबसे बड़ी बात यह है, इससे थकना नहीं है। हो सकता है आपको अपने बहुत सारे प्लान्स कैंसिल करने पड़े, आप ट्रैवल करना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, किसी को बहुत ज़रूरी काम थे, आप हर रोज़ दफ्तर जाते हैं, वो अपने आप में एक नया संघर्ष है। लेकिन इससे आपको थकना नहीं है, आपको सावधान रहना है, मास्क लगाकर रखना है, भीड़ भाड़ से खुद को बचाकर रखना है, और साथ ही इसी वायरस के साथ जीना है, इसी वायरस के साथ काम पर जाना है, और यह सुनिश्चित करना है कि वायरस भी आपके साथ ही रहेगा, आपके आसपास ही रहेगा। तब भी आपको बिना रुके, बिना बीमार पड़े अपने काम पर जाना है, अपने परिवार का साथ देना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है। सबसे अहम बात, पिछले 2 साल आपके जीवन में एक इमरजेंसी फेज की तरह रहे हैं जिसकी आपने तैयारी की ही नहीं थी, और इस दौरान परिस्थितियों ने आपको बहुत मायूस किया होगा। आज आप भविष्य को लेकर कोई योजना बना नहीं सकते, क्योंकि क्या पता कब कौन से महीने में कोरोना की कोई और नई लहर आ जाए। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आपको हार नहीं माननी है, थकना नहीं है, बल्कि वैक्सीन लगवाकर सावधानी बरतनी है और जीवन को इस हिसाब से जीना है जैसे ये महामारी अब इसका हमेशा से हिस्सा रहेगी। ऐसा करके आप खुद को इससे लड़ने के लिए तैयार रख पाएंगे, अपने आप को मजबूत भी रख पाएंगे। इसलिए मजबूत बने रहिए और थकिए मत, क्योंकि और कोई विकल्प आपके पास है भी नहीं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.